अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है, तो ये है पूर्ववर्ती अपवाह का ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा कहलाती है पद्मा के नाम से, ऑप्शन ए सही है। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो ये हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए सही होगा। कथन कारण है, जिसमें कथन है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, क्योंकि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो यहाँ पर ए सही है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करके बताना है कि यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही होगा। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पे चौथा गलत है, बाकी 3 सही है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए होगा। एक तरफ स्थल है, एक तरफ नदियों का संगम है, बताना है कौन सा सही है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये हम नीचे इसे देख लेते हैं। प्रश्नगत स्थल में दिए गए रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा, मंदाकिनी। यहाँ पे आपको देखना क्या है, तो एक तरफ स्थल है, एक तरफ संगम दिया गया है। अलकनंदा में मंदाकिनी, अलकनंदा में मिलती है पिंडार नदी। भागीरथी मिलती है, भागीरथी का मिलन होता है, भागीरथी में अलकनंदा मिलती है, जबकि नंद प्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमेलन नहीं है। नंद प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। तो ये इससे संबंधित वीडियोस मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपने चैनल पे बनाया है, आप गंगा नदी के बारे में वहां से डिटेल से देख सकते हैं, क्योंकि बिना अभी चित्र बनाए मैं यहाँ पर इसे डिटेल से नहीं समझा सकती। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये है अलकनंदा, ऑप्शन ए सही है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो ये है काली नदी की, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो ये है देवप्रयाग में, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? तो ये है देवप्रयाग, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ये है देवप्रयाग। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो ये बनती है देवप्रयाग में, ऑप्शन डी सही है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो ये है मंदाकिनी, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये है अलकनंदा, ऑप्शन ए सही है। भारत की सबसे बड़ी वाह यानी अपवाह नदी है? तो ये है गंगा, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे आप इन सभी नदियों की लंबाई देख सकते हैं। गंगा नदी की लंबाई है, ये है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये होगी इसमें गंगा, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। भागीरथी नदी निकलती है, तो ये निकलती है गोमुख से, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए? तो ये है गोमती, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कथन कारण है, जिसमें कथन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, क्योंकि यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो यहाँ पर ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि यमुना सतत वाहिनी है, असतत वाहिनी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये
बेतवा, केन, चंबल है, रामगंगा नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। आंसर यहाँ पर डी होगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो ये है बंदरपूछ। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करके उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर चार नदियां दी गई हैं। सबसे पहले आता है, अगर मैं इस प्रकार से चार नदियां लिख दूं, इस तरफ से यमुना नदी ऊपर से आती है, इसमें आके चार नदियां मिलती हैं। तो सबसे पहले इसमें मिलती है, तो ये मिलती है यहाँ पर चंबल। इसके बाद इसमें आती है सिंध मिलती है, ये हो गया चंबल, ये हो गया सिंध। इसके बाद इसमें आकर मिलती है इसके बाद मिलती है यहाँ पर बेतवा, और इसके बाद मिलती है इसमें केन। तो यहाँ पर ये चार नदियां मिलती हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। इसका जो क्रम है ये है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो ये है सोन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। जो मिलती है ये है चंबल, बेतवा और केन। सोन नदी ये गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में बेतवा नहीं मिलती है। आंसर यहाँ पर सी होगा। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। बाकी क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये सभी चंबल की सहायक नदी है। बेतवा नदी निकलती है, तो ये विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। बेतवा नदी निकलती है, ये यमुना बेतवा नदी मिलती है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। इनमें कौन सी इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो उत्तर वाहिनी है, यानी तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। जो नदी उत्तर की ओर बढ़ती है, बहती है, यानी ऊपर की ओर बढ़ती है, ये गंगा नदी है। अगर मैं इसे डिटेल से थोड़ा सा आपको समझा दूं, तो यहाँ पर ये गंगा नदी बह रही है। उत्तर की ओर बहने वाली नदी ये हो गई, तो ये है यहाँ पे सोन नदी। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो यहाँ पर गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली नदियां हैं। ये गंगा नदी है, इसमें इस तरफ जो नदियां मिलेंगी ये दाहिना होगा, और इस तरफ से मिलने वाली नदियां ऊपर बाई होंगी। तो बाएं से मिलती है इसमें गोमती, कोसी, घाघरा। ये जो सोन नदी है नीचे दाहिनी तरफ से आकर मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा डी होगा। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो ये है कैमूर। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये है सोन नदी का। ऑप्शन बी सही है। आप यहाँ सभी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र देख सकते हैं। गंगा नदी का दूसरा नाम है, तो ये है नारायणी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो ये है बंगाल डेल्टा का। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। निम्नलिखित में से गंगा घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यहाँ पर गंगा नदी घाटी का कौन सा गंगा नदी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ही होगा, ये हम यहाँ देख लेते हैं। तो इसमें से उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दाहिनी ओर से गंगा नदी में मिलने वाली पहली दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि पहली है ये है यमुना, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारू नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो ओडिशा के राउरकेला के पास संख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। तो यहाँ पर बराकर और उत्तरी कोयल, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा इसमें, वो यहाँ पर इसमें जो हमारा आंसर होगा इसमें ये ई होगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है इसमें, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो
बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो ये है 12। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ये बिहार पीसीएस का प्रश्न है। यहाँ पे आप इन सभी जिलों को देख सकते हैं अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये है पटना में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो पुनपुन नदी है, सलांगी नदी है, हसई नदी है, जोंक नदी नहीं है। आंसर यहाँ पर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, तो सोन होती है, हिंडन होती है, शारदा होती है, गंडक नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो ये है पुनपुन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो ये है 30 मीटर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित प्रश्नों को। पहला है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पठारों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होते हैं। नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न क्यों बनता है, तो ये बनता है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघी नमन के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो उस दौरान यहाँ पर ये इस प्रकार से मोड़ बन गया था। भारत में यरलून जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो ये है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इन सभी नदियां होंगी। आंसर यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करके बताना है कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो यहाँ पर होगा ये है लोहित नदी और सुबनसिरी। दूसरा और तीसरा होगा। आंसर भी सही है, बराक नहीं है यहाँ पर। ये जो बराक नदी है ये मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर नागालैंड के मध्य सीमा बनाकर असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ये है ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन डी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो ये है सांगपो। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसे कहते हैं माजुली द्वीप। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नदी है, तो ये होगी दिबांग, कामेंग और लोहित। यहाँ पर 1, 2, 3 होगा। ऑप्शन डी सही है। आप यहाँ पर इन सभी नदियों के बारे में डिटेल से देख सकते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा कथन इसमें सही होगा। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यहाँ सिक्किम से होकर बहती है, तो यहाँ पर सही पूछा है तो पहला गलत है। रंगत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है। यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। दूसरा सही है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। तो ये तीसरा भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा केवल बी है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु हुए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। कथन कारण है, जिसमें कथन है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। अब देखते हैं दक्षिण भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न। पहला है कथन कारण, जिसमें कथन है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर
ए और आर दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी करता है आर ए की, तो ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। कथन कारण है जिसमें कथन है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि नर्मदा और तापी नदियां विध्वंस घाटी से होकर बहती हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? तो यह एक रेखीय विध्वंस रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर इसमें इस प्रकार यहाँ पर जो सही दिया गया है वो पहला और दूसरा होगा। जो पहला और दूसरा कथन है। तीसरा, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो ये सही नहीं है। पहला दूसरा सही है, इस प्रकार इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो ये सतपुड़ा और विंध्यन, ऑप्शन सी सही है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये है नर्मदा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ पर ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये है नर्मदा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो ये भ्रंश घाटी का है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो महानदी गोदावरी कावेरी करती है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। नर्मदा नदी नहीं करती है डेल्टा का निर्माण। नर्मदा और एक नदी है तापी, जो कि यहाँ पश्चिम की तरफ बहती है, बाकी ये नदियां सभी पूर्व की तरफ बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो ये संरचनात्मक मूल, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें मैंने ऊपर भी बताया है, दो नदियां होती हैं नर्मदा और तापी, तो इसमें कोई आंसर सही नहीं होगा। अधोलिखित में से कौन सी नदी विध्वंस घाटी में प्रवाहित होती है? तो ये होगी ताप्ती, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये है तापी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो तापी नदी ये जाती है इस तरफ अरब सागर में गिरती है, और ये महानदी कृष्णा गोदावरी इस तरफ बहती है पूर्व की तरफ, और ये जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। आंसर यहाँ पर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये है तापी, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो ये है राजनांद गांव, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी जिला से होता है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये है नर्मदा, ऑप्शन सी सही है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये है अमरकंटक, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो ये है बिलासपुर जिले में सोन बच्छर बार, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। ये सभी इसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोन नदी का उद्गम, सोन नदी उद्गम स्थल को लेकर दो राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अपने अपने प्रति दावे हैं। बाकी यहाँ पे ये डिटेल से दिया गया है, बहुत लंबा है, मैं यहाँ इसे नहीं पढ़ रही हूँ। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो ये हैं, इसमें से बहती है नर्मदा नदी, तापी नदी। ये नर्मदा और तापी इस तरफ पश्चिम की तरफ बहती है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये है नर्मदा, ऑप्शन बी सही है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो ये है तापी, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। जबकि ये गोदावरी, कावेरी और बकाम पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये है ताप्ती की, ऑप्शन
बी सही है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ये है ताप्ती, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो ये है कावेरी, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। कावेरी नदी का उद्गम है तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन बी सही है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो ये बहती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये है कावेरी को, ऑप्शन ए सही है। एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार कावेरी को कहा जाता है। तो ये आप रेफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। कृष्णा नदी का जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी का जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, वर्तमान आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम क्या है? तो ये होगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। इनकी लंबाई कितनी है यहाँ पर, ये आपको इसमें स्वयं से देखना है। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर डी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे लंबाई के साथ में। गोदावरी की लंबाई है 1465, कृष्णा की है 1400, नर्मदा की 1312 और महानदी की लंबाई 851 है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन डी है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? तो ये है गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो ये है कृष्णा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये है वृक्षनुमा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ये कितने प्रकार के अपवाह स्वरूप होते हैं, अगर आपको इन्हें देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पर वहां से इसे डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये गलत है। तापी नदी का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है। ये जो कावेरी नदी है भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक की पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कि कोडागु जिले में स्थित है। जो नदी शेष नदी से भिन्न है वह है, तो इसमें देखते हैं तो नर्मदा, सिंधु और तापी नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी बाकी सभी से यहाँ पर भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही है। तो इस प्रकार से बी और डी यहाँ पर दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो एस्चुरी नहीं बनाती तो ये है यानी ज्वार नदमुख, ये है यहाँ पर महानदी, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी से निकलती है और यहाँ पर जो बाकी नदियां दी गई हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये है नर्मदा, तापी और मांडवी नदी, जो कि जाकर यहाँ अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन निम्नलिखित नदियों में से कौन एक एस्चुरी बनाती है? तो ये है ताप्ती, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ये है महानदी, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोग, हसदेव, ईब और मार्ड आदि हैं। निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये साबरमती घाट और ताप्ती घाट में है। तो पहला और दूसरा होगा, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा।
साबरमती और ताप्ती नदी घाटों पर जल की कमी रहती है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, तो और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, तो ये है अमरकंटक। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है, जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। निम्नलिखित कथनों पर बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत है। आंसर यहाँ पर इसमें डी होगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो यह है गोदावरी का। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो यह है महानदी। आंसर यहाँ पर डी होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल में स्वयं से भी देख सकते हैं। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, तो ये है गोदावरी नदी बेसिन। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है, तो ये है वैतरणा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो ये है गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, तो ये होगा गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। यहाँ पर नदियां दी गई हैं, बताना है कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो ये होंगी इसमें इंद्रावती और प्राणहिता। ये दो नदियां हैं, तो इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, तीसरा आंसर यहाँ पर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपसे गलत पूछा है, तो हेमावती सहायक नदी है कावेरी की, मंजरा सहायक नदी है गोदावरी की, मालप्रभा ये सहायक नदी है कृष्णा की। ये जो महानदी की सहायक नदी ये प्राणहिता नहीं है, जो गलत ऑप्शन होगा डी है। ये जो प्राणहिता नदी है ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है, तो ये है चंबल घाटी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित नदियों पर विचार करके बताना है कि इनमें से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं, तो इनमें से नागावली निकलती है और निकलती है वंशधारा। दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही है। स्वर्ण रेखा निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, तो ये है और माझी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मलगेर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बैला डीला पहाड़ी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, एक तरफ नदी है एक तरफ उद्गम स्थल दिया गया है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन भी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। मांड नदी मैनपाट से निकलती है बनास देवगढ़ पहाड़ी से, जो सोनबेरा पहाड़ से, और केरो लूडेंग पहाड़ी से। तवा किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है नर्मदा की। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। मांड और महानदी की संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है, तो ये है चंद्रहासिनी देवी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। एस.पी. चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपभाग में रखा जाता है, तो ये है उत्तरी दक्कन का पठार। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अन्य नदियों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें, तो बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें ए होगा, क्योंकि इसमें सही उत्तर का चयन करना है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित
4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो ये है यहाँ पर सतलज। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। रावी और झेलम नदी चिनाब में मिलती है, चिनाब सतलज में मिलती है, तत्पश्चात सतलज जाकर सिंधु नदी में मिलती है। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ी है? तो ये है काबुल नदी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये है सतलज। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो ये है सतलज। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो रावी नदी नहीं है, जो है ये है बांसवा, स्पीति और ब्यास। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में अवस्थित है, किसमें अवस्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर उत्तराखंड, ए और सी यहाँ पर दोनों होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी गिरती है। इसके बाद महानदी कृष्णा और कावेरी भी, ये नर्मदा और तापी ये अरब सागर में जाके गिरती है। ए और बी दोनों होगा। आंसर यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा, डांग, तुंगभद्रा है, तेल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। तेल ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं तो ये हैं कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। तेल नदी जो है ये महानदी की एक सहायक नदी है। अगली सहायक नदी है ये है तुंगभद्रा की। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित नदियों को ध्यान से देखना है, बताना है इसमें से इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करके बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये नीचे देख लेते हैं। तो ये है किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ये हैं व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। यहाँ पे चित्र दिया गया है। इस चित्र में आपको 1 2 3 4 क्षेत्र दिए गए हैं। बताना है कि ये 1 2 3 4 अंकित नदियां हैं। ये एक इस तरफ एक नदी है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये बताना है कि ये कौन कौन सी नदियां हैं। यहाँ पर जो पहली नदी आप देख रहे हैं ये काठमांडू है। इस तरफ नेपाल है, यहाँ ऊपर इस तरफ उत्तर प्रदेश और ये बिहार का क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर ये जो एक नदी देख रहे हैं ये नदी है यहाँ पर कोसी नदी, और ये 2 नंबर की नदी है ये है गोमती नदी। तीसरी नदी है यहाँ पर ये है घाघरा, और चौथी नदी ये है गंडक। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। एक तरफ दोआब है, एक तरफ नदियां हैं, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए सही है। ये आप स्वयं करिए मिलान। हम नीचे देख लेते हैं इसे। बिस्ट दोआब स्थित है ब्यास तथा सतलज नदियों के मध्य। बारी दोआब स्थित है रावी तथा ब्यास नदी के मध्य। रचना दोआब रावी तथा चिनाब के मध्य, और चास दोआब चिनाब तथा झेलम के मध्य स्थित है। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो ये है एडन नहर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नदी नहीं है, जो है ये है बराकर, जमुनिया और बारकी। इंद्रावती नदी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो ये महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी। यहाँ पर आंसर डी होगा। उपरयुक्त एक से अधिक होगा। यहाँ पे हम इसे डिटेल से देख सकते हैं। देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र और वर्धा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि। दामोदर जिसकी सहायक नदी है ये है, तो ये है हुगली की। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा।
दामोदर नदी निकलती है तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन बी सही है। रज रंपा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है तो ये दामोदर और भेरा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विध्वंस घाटी है तो ये है दामोदर में, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। यानी ये रिफ्ट वैली है। यहाँ पर निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है तो ये होती है दामोदर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है तो ये है लूनी नदी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। ये डिटेल में आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, क्योंकि वो वहां पर रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में नीचे का पानी खारा होता है, ऊपर का खारा नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है तो ये है लूनी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, क्योंकि ये भूमि में ही जाकर समाहित हो जाती है, ये किसी सागर में जाकर नहीं मिलती है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सही है तो सही है यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में ही लुप्त हो जाती है, आंसर यहाँ पर डी सही होगा। अंतःस्थलीय पवा नदी का उदाहरण है तो ये है इसमें घग्गर नदी, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो ये है कोसी नदी, आंसर यहाँ पर डी, आंसर यहाँ पर इसमें सी सही है। कोसी नदी के बारे में आपको डिटेल से देखना है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वहां पे जियोग्राफी से संबंधित वीडियोस में इसे डिटेल से देख सकते हैं। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित किया है, आपदा की स्थिति उत्पन्न की तो ये है कोसी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। वो कोसी जो नदी है ये 7 नदियों के संगम से मिलती है और ये यहाँ पर ये ग्लेशियर से सभी नदियां निकलती हैं, इसलिए इसमें काफी पानी हो जाता है। जब बिहार में आती है तो ये अपना पानी उस नदी में जो क्षेत्र है यहाँ समाहित नहीं होता तो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और बाढ़ का कारण बनता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है तो ये किया है कोसी नदी ने, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है तो ये है कोसी नदी, ऑप्शन बी सही है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है तो ये हम यहाँ देख लेते हैं। इससे खारी नाम से 2 नदियों का उद्गम राजस्थान राज्य से होता है। गुजरात की ओर प्रवाहित होने वाली खारी नदी पश्चिमी बनास नदी की सहायक है, जिसका उद्गम राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद से है। यह नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि एक अन्य खारी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान के समीप से होता है। यह बनास की सहायक एवं चंबल की उप सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक एवं यमुना गंगा की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तथा खारी नाम से गुजरात की ओर प्रवाहित होने वाली नदी अरब सागरी अपवाह तंत्र का भाग है, जबकि चंबल की उप सहायक एवं बनास की सहायक वाली खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है तो ये होगा कोसी। कोसी कई नदियों के संगम से बनती है, कई नदियों के मिलने के संगम से बनती है, इसलिए यहाँ पर जो कोसी नदी है ये डायरेक्ट हिमनद से नहीं निकलती, बाकी यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां डायरेक्ट हिमनदों से निकलती है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। त्रिवेणी नहर किस नदी त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है तो ये है गंडक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है तो ये है गंडक, ऑप्शन सी सही है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही अनुक्रम क्या है तो ये होगा स्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है तो ये है मयूराक्षी, ऑप्शन सी सही है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ नदियां हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए 2 राज्य और नदियां हैं तो ये हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और ये नदियां हैं केन और बेतवा। इनके जोड़ने की परियोजनाएं चल रही हैं तो आंसर यहाँ पर इसमें बी होगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राष्ट्र खाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई।
बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाए गए हैं? तो ये है राजघाट बांध, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। एक तरफ सहायक नदी है, एक तरफ मुख्य नदी है, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो ये जो मानस है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, केवल तीसरा सही है, बाकी सभी गलत हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी होगा। ये जो चंबल है ये जमुना यमुना की सहायक नदी है, और जो सोन है ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी यहाँ पर डी, आंसर डी होगा। काली नदी, कथन कारण है जिसमें कथन है काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, क्योंकि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो यहाँ पर ए गलत है, परंतु आर सही है। आंसर यहाँ पर इसमें डी सही होगा। यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं ये गलत है, और कारण इसमें सही है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो ये है चेनाब, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, बिहार में है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ब्यास, रावी, सतलज चेनाब का है, सतलज का नहीं है। ये आंसर डी होगा। ये यहाँ पर तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर के झील के निकट स्थित राकसताल झील से निकलती है। कपिली जिसकी सहायक नदी है, तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदी है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। गंगा की सहायक नदी है सोन, गोदावरी की मंजीरा, कृष्णा की भीमा और यमुना की है केन। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ उनकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें ए होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। कृष्णा की सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी है चंबल। एक तरफ नदी है, एक तरफ राज्य है, बताना है कौन सा जोड़ा सही है। ये जो लूनी नदी है ये राजस्थान में बहती है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो ये होगा चंबल, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। भारत में चंबल और सोन नदियां इसका अच्छा उदाहरण है। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो ये है माही नदी, ऑप्शन सी सही है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, ये है झेलम की, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये है विहार झील, ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। एक तरफ उद्गम क्षेत्र है, एक तरफ नदी है, मिलान करके बताने में कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। इसका एक का एक, दो का दो, तीन का तीन और चार का चार होगा। तो जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी, वेरीनाथ सोता झरने से झेलम, महाबलेश्वर से कृष्णा और छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दामोदर, ऑप्शन बी सही होगा। एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदी है, मिलान करना है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये हम नीचे देख लेते हैं। वर्धा की सहायक नदी है पेनगंगा, महानदी की शिवनाथ, दामोदर की बराकर और कावेरी की है भवानी। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो ये है पेन्नार, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। एक तरफ नदियां हैं, एक तरफ सहायक नदियां हैं, मिलान करना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। बेतवा ये यमुना की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा, गोदावरी की वेनगंगा और नर्मदा की सहायक नदी है तावा नदी। निम्नलिखित भारत की प्रमुख नदियों उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे डिटेल से। यूपीपीसीएस 2023 का प्रश्न है ये। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से निकलती है। गंगा में प्रयागराज में संगम होता है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। गोदावरी नदी ये त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र नासिक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लंबाई 1465 है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट
से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, 1400 किलोमीटर लंबाई है। और महानदी सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है, तो पहला सही है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का अपहरण करती है, तो यहाँ पर जो सही है ये हम नेक्स्ट देखते हैं। गंडक नदी के विसर्पण से कांवड़ झील निर्मित हुई है, तो इसमें केवल एक सही है, ये हम नीचे डिटेल से देख लेते हैं इसे। वूलर झील के पानी का मुख्य स्रोत झेलम नदी है। इस झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे जैना लेक कहा जाता है। इस द्वीप का निर्माण राजा जैनुल आबिदीन या फिर जैनुल आबिदीन ने करवाया था। इस प्रकार जो कथन एक इसमें दिया गया है ये पहला वाला सही है। दूसरा है, कृष्णा नदी प्रत्यक्ष रूप से केलोरी झील को भरण नहीं करती है। कोल्लेरू झील को दो दो मौसमी धाराएं वुडमेरू और तमिलेरू से जल प्राप्त होता है, जो कृष्णा नदी और गोदावरी तंत्र में जाकर मिलती है। था कथन दो गलत है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवड़ झील निर्मित नहीं हुई है, जो भारत में बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित ताजे जल की गोपुर झील है। बूढ़ी गंडक के एक पुराने वितरिका के विसर्ग द्वारा कांवड़ झील का निर्माण हुआ है। इस प्रकार तीसरा भी गलत है, तो यहाँ पर केवल पहला सही है, ऑप्शन ए होगा। अब देखते हैं नदियों किनारे स्थित नगर के बारे में। पहला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो ये है कानपुर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो फतेहपुर है, भागलपुर, कानपुर है, उत्तर काशी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ये जो उत्तर काशी जिला है ये गोमुख नामक, ये जो गंगा की एक सहायक नदी है भागीरथी, ये इसके किनारे बसा है, जो कि उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। लेह अवस्थित है, तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो गोरखपुर राप्ती के किनारे है, जबलपुर नर्मदा सूरत ताप्ती लुधियाना रावी के किनारे नहीं है, बल्कि ये सतलज नदी के किनारे पर बसा है। आंसर यहाँ पर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। कोटा चंबल के किनारे है, जबलपुर नर्मदा सूरत ताप्ती भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं बसा। आंसर यहाँ पर इसमें बी होगा। ये भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। यह महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला जो है ये गलत होगा, बाकी सभी सही है। नीचे देख लेते हैं। जबलपुर नर्मदा के किनारे है, हैदराबाद मूसी कोटा चंबल और नासिक गोदावरी के किनारे। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे, कोटा चंबल हैदराबाद कृष्णा, ये हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं बल्कि मूसी के किनारे बसा है, और नासिक गोदावरी के किनारे है। आंसर यहाँ पर बी होगा। यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित करके आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन इसमें ए होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं इसे। कटक ओडिशा ये महानदी के किनारे है, लुधियाना पंजाब सतलज के किनारे, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी और उज्जैन मध्य प्रदेश ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, लखनऊ गोमती भुवनेश्वर महानदी भुवनेश्वर ये महानदी के किनारे नहीं है बल्कि उज्जैन क्षिप्रा के किनारे है। यहाँ पर जो सी वाला है ये गलत है, बाकी सभी सही है। उज्जैन स्थित है, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन बी सही है। एक तरफ नगर है, एक तरफ समीपवर्ती नदी है, यहाँ पे बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ये हम यहीं पर इसे देख लेते हैं। बैतूल स्थित है, ये है ताप्ती नदी के किनारे। जबलपुर स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा, और इसके बाद बसता है इसमें जगदलपुर। जगदलपुर स्थित है इंद्रावती नदी के किनारे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बी होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो गौरी कुंड है, रामवाड़ा है, गुप्त काशी है, गोविंद घाट नहीं है। आंसर यहाँ पर इसमें सी सही है। अगले प्रश्न में एक तरफ प्रसिद्ध स्थान है, एक तरफ नदी है, तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो
पंढर पंढरपुर ये चंद्रभागा नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली कावेरी हम्पी मालप्रभा के किनारे नहीं है। यहाँ पर तीसरा वाला नहीं होगा, पहला दूसरा होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है लिद्दर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अब देखते हैं जलप्रपात और झीलों के बारे में। पहला प्रश्न है, एक तरफ भारत की जलप्रपात है, एक तरफ अवस्थिति है, मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नीचे देखते हैं यूपीपीसीएस 2022 का प्रश्न है। दूधसागर जलप्रपात ये गोवा में अवस्थित है, बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार ओडिशा में और पलानी हिमाचल प्रदेश में है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। ऑप्शन सी सही होगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये है कावेरी। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डी वाला गलत है। सबको हम नीचे एक साथ देखते हैं। हुंडरू प्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। चचाई प्रपात मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर है। कुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर और बूढ़ा घाट प्रपात झारखंड में बूढ़ा नदी पर स्थित है। एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ नदी है, मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ये हम नीचे देखते हैं। दूधसागर मांडवी गोवा, मांडवी नदी पर गोवा में है। डुडुमा मच्छकुट कोरापुट उड़ीसा में है। गोकक ये घाट प्रभा बेलगांव कर्नाटक में है और जोग शरावती नदी पर कर्नाटक में है। एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ नदी है, मिलान करके बताना है कौन सा इसमें से सही है। कपिल धारा ये गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो पहला वाला इसमें गलत होगा। जो प्रपात शरावती पर और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी पर। दूसरा तीसरा सही है, इसका सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, भेड़ा घाट है, भालकुंड नहीं है। आंसर यहाँ पर बी होगा। ये जो भालकुंड है ये बीना नदी पर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है शरावती। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये है कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही होगा। भारत के निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? तो ये होगा कुंचिकल झरना। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी वाला गलत है। नीचे देख लेते हैं एक साथ। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। चुलिया प्रपात चंबल, जोग प्रपात शारावती और धुआंधार नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो हुंडरू स्वर्णरेखा पर, दसोंग कांची, जोन्हा राढ़ू और लोध के बराकर नदी पर है। आंसर यहाँ पर इसमें जो डी है ये गलत है, बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहर जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ा खाक जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बाकी सभी सही हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये है बूढ़ा घाट। ऑप्शन डी सही है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हसदो नदी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ये है चित्रकूट प्रपात। ऑप्शन बी सही है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये है इंद्रावती नदी पर। सही कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है तो ये है बस्तर में है। ऑप्शन बी सही है। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो ये है दूध सागर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। ये गोवा में मांडवी नदी पर है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो ये है धुआंधार। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। और ये जो स्थित है ये नर्मदा नदी पर है। निम्न में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है? तो ये 455 मीटर है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। वेम्बनाथ झील है, ये केरल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो अष्टमुडी झील है, चिल्का झील है, पुलकट झील है, पेरियार झील नहीं है। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। लैगून क्या होता है? तो ये समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें होती है, ये लैगून होती है।
वर्ष भर में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो ये है चिल्का, ऑप्शन ए सही है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, वो है तो ये है उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है तो ये है चिल्का, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य के रूप में सही है तो लोकटक ये मणिपुर में स्थित है, आंसर यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है तो ये है पुलिकट, आंसर यहाँ पर डी सही है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है तो ये है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर बी वाला गलत है, सबको हम यहाँ पर नीचे एक साथ देख लेते हैं। वेम्बनाड झील ये केरल में है, लोकटक मणिपुर में, डल जम्मू कश्मीर में और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। बताना है कौन सा सही सुमेलित है तो ये जो कोयलूरी झील है ये आंध्र प्रदेश में है, सी वाला यहाँ पर सही होगा। भारत के निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है तो ये है चपनाला झील, आंसर यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है तो ये है रूपकुंड झील, आंसर सी सही है। भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है तो ये है आचार झील, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, एक तरफ झील है एक तरफ वसति है, तो इसमें सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। ये हम नीचे देख लेते हैं। अष्टमुडी झील है केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में और सूरजकुंड हरियाणा में स्थित है। एक तरफ झीलें हैं एक तरफ राज्य की स्थिति है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर डी वाला गलत है, सबको एक साथ नीचे देख लेते हैं। भीमताल स्थित है उत्तराखंड में, पुलिकट तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, लोकटक मणिपुर में और रूपकुंड स्थित है ये उत्तराखंड में है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है तो ये है हिमाचल प्रदेश में, आंसर यहाँ पर भी सही होगा। कयाल क्या है तो ये केरल के लेगून होते हैं, आंसर यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है तो ये है कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, इसमें सही ऑप्शन ए होगा। एक का एक, बी का बी, सी का सी, डी का डी, ये हम नीचे देख लेते हैं। साला झील है अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील है फरीदाबाद हरियाणा में, लोकटक झील है मणिपुर में और कोलीवेली झील विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो ये है वुलर, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है तो यहाँ पर ऑप्शन ई होगा। दिए गए विकल्पों में वूलर जम्मू कश्मीर तथा लोकटक लोकताल मणिपुर की ये मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि चिल्कापुर ओडिशा की एवं सांभर राजस्थान ये खारे पानी की झीलें हैं। एक तरफ राज्य एक तरफ गर्म झरने हैं, बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा में ताप्ता पानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी और गुजरात में नारायणी नहीं है, यहाँ पर डी वाला जो दिया गया है ये गलत है। बाकी यहाँ पर इसके बारे में आप डिटेल से स्वयं से देख सकते हैं। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू इनके नाम है तो ये लवण झील है, आंसर यहाँ पर इसमें डी सही है। बिहार के किस जिले में तिलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है तो ये है कैमूर में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोपुर झील बिहार में कौन सी है तो ये है कनवार झील, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। एक तरफ आर्द्र भूमि झीलें एक तरफ अवस्थान है, बताना है वहां पर कितने जो दिए गए हैं कितने युग्म इसमें से सुमेलित हैं। तो इसमें से केवल जो युग्म सुमेलित है ये दो हैं, आंसर यहाँ पर भी होगा। ये हम यहाँ नीचे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, सस्थान पोता झील केरल में अवस्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर केवल दो युग्म ही सुमेलित। याया याया तसो झील के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं। पहला है यह लद्दाख में स्थित है, यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पहला दूसरा सही है। यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, डी वाला गलत है। इस प्रकार से चौथा गलत है, तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में है तो सी में है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। जलवायु के अंतर्गत मानसून से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है
मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई तो ये हुई अरबी भाषा में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है क्योंकि उच्च हिमालय से उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पे नीचे चित्र दिए गए हैं। मानचित्र आपको बताना है इसमें से किसके वितरण के बारे में कौन सी चीजें हैं। तो ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं ये क्या बता रहा है। एवं 27 एवं 25 से 27 एवं 22 25 एवं बिलो 22। तो ये जो क्षेत्र है ये बता रहे हैं यहाँ पर माध्य ताप को। यहाँ पर माध्य ताप कितना होता है औसत ताप। तो आंसर यहाँ पर जो होगा वो इसमें डी होगा। ये रेखाएं हैं इन क्षेत्रों में इतना तापमान। उपर्युक्त मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त रेखाएं समताप रेखाएं हैं अर्थात मानचित्र माध्य ताप को दिखा रहा है। यहाँ पर कथन कारण दिया गया है जिसमें कथन है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून मानसून की तरह है क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही होगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो ये है केरल। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो ये है दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान देके बताना है कि उपर्युक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है। तो ये है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। ये आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इस तरफ तीज उमसी शीत और नम। तो ये आप देख लीजिए। निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो ये है ले। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। ये भारत का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जर्मनी की समताप रेखा है। तो ये है 18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ये आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं। बताना है कि इसमें छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता रहता है। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27.5 डिग्री सेल्सियस के मध्य ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में। तो यहाँ पर इतना तापमान रहता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। तो जुलाई माह के लिए है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो ये है नवंबर से दिसंबर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारतीय मानसून मौसमी विज्ञापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। यहाँ पे बाकी आप इसे डिटेल से देख सकते हैं। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा है तो कथन है बताना है कौन सा सही है। दूसरा है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। पहला वाला गलत है। जेड प्रवाह के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। जेड प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत उच्च भूमि जेड प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। जेड प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जोड़ों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाड़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा।
कथन कारण दिया गया है जिसमें कथन है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, तो ये है आर्द्र दक्षिण पूर्व, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता, तो ये है छत्तीसगढ़ बेसिन, ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, तो ये है कोच्चि और तेजपुर, दूसरा और चौथा होगा, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, तो ये होता है साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो ये साफ आकाश से केवल एक होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं, और दूसरा है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता संहितियां मॉइस्ट एयर मॉसेस पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी होगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन आईटीसीजेड एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, तो ये भूमध्य रेखा पर है, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही होगा। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है, तो इसके लिए कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, केवल यहाँ पर पहला सही है, इस प्रकार आंसर यहाँ पर इसमें डी होगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है, आंसर यहाँ पर इसमें डी सही है। निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो ये होगा यहाँ पर बसंत, बसंत के बाद आता है ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। यहाँ पे आप इसे डिटेल से देख सकते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार 6 ऋतुओं में बांटा गया है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये है CWG, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तर बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपर्युक्त वर्णन है, तो ये होगा सर्दी, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, CWG, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अब देखते हैं वर्षा से संबंधित प्रश्नों को। पहला है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी सही है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो ये है सिक्किम में, ऑप्शन बी सही है। ये कितनी वर्षा 2022 में होती है, ये आप यहाँ पर स्वयं से देख सकते हैं। अगर हम मेघालय में देखें तो यहाँ पर 4,216.1 मिमी वर्षा होती है। नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें ऐसा कौन सा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, तो ये है अजमेर और शिलांग, ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक
तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है तो ये है चेन्नई। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही और रोही क्रम है, यानी ज्यादा से कम, तो ये होता है कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। तो यहाँ पर ज्यादा, सबसे ज्यादा कोच्चि में, सबसे कम दिल्ली में। आंसर यहाँ पर सी होगा। यहाँ पे आप वर्षा देख सकते हैं 2022 के अनुसार है ये। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों की सामान्य घटना है, तो ये है केरल एवं कर्नाटक की। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं मैंगो शावर्स। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे आप कितनी वर्षाएं होती है ये देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो ये लेह में। ऑप्शन डी सही है। चेरापूंजी अवस्थित है, ये है मेघालय में। ऑप्शन सी सही है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उठ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोरदार बरसना। तो यहाँ पर जो सही है ये सभी होगा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो ये है वर्षा के जल का संचयन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। यहाँ पर मानचित्र दिया गया है, बताना है कि भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने प्रतिशत तक घटता बढ़ता रहता है, तो ये होगा 100 से 150 सेंटीमीटर तक। ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा इसमें वो ए होगा। ये इन क्षेत्रों की, ये जो रेखांकित क्षेत्र है इनकी बात की जा रही है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, तो ये आती है बालोतरा में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। ये राजस्थान पीसीएस का प्रश्न है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा किस प्रकार होती है, तो 24 घंटे में 2.5 मिमी से ऊपर वर्षा होती है। आंसर यहाँ पर डी सही है। कथन कारण है, जिसमें कथन है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती मिलेगी। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है, ये जो रेखा दी गई है ये बताना है क्या है, तो ये अखिल भारतीय जल विभाजक है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। इस रेखा के इस तरफ जितनी नदियां हैं वो इस तरफ जाकर अरब सागर में गिरती हैं, और इस तरफ जितनी नदियां हैं ये ढाल बताता है भारत में भूमि का। इस तरफ जो भी नदियां हैं इस तरफ आकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस प्रकार यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। एक तरफ जलवायु परिस्थितियां हैं, एक तरफ कारक दिए गए हैं, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ये हम नीचे एक साथ डिटेल से देख लेते हैं इसे। सैद्धांतिक रूप से चेन्नई, मद्रास, कोलकाता यानी कलकत्ता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि दोनों समुद्र तट पर स्थित हैं, फिर भी दोनों के बीच का अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने का एक कारण हो सकता है। तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा
अराकान योमा एवं दक्षिणी हिमालयी पठारों से टकरा कर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होते जाने के कारण वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी अवदाब पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होती है। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है, तो ये होता है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। ऑप्शन डी सही है इसमें। भारत की भारत में मरुस्थली विकास योजना अब क्रियान्वित है, तो ये 21 जिलों में है। ऑप्शन डी सही होगा। 21 जिलों के 131 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा था। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था उस हिसाब से ये यहाँ पर ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगर वर्तमान समय में देखें तो ये देश के कुल 7 राज्यों के 40 जिलों के 335 ब्लॉकों में वर्तमान समय में क्रियान्वित है। कथन कारण है जिसमें कथन है भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के अधिकतर मार्गों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही है। चेरापूंजी स्थित है, तो ये खासी पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। दक्षिण पश्चिम, ये चेरापूंजी को सोहरा भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो चेन्नई में। ऑप्शन सी सही है। शीतकालीन वर्षा से संबंधित पहला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन ए सही है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, तो ये है पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही है। कथन करण है जिसमें कथन है दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन सी सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, क्योंकि जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी सही होगा। कथन कारण है जिसमें कथन है सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, क्योंकि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है, तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो ये है कोरोमंडल तट। ऑप्शन सी सही है। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, तो ये होगा गुजरात तट, तमिलनाडु तट और दक्षिणी आंध्र। और यहाँ पर दक्षिणी आंध्र नहीं, दक्षिण पूर्व कर्नाटक का क्षेत्र। तो यहाँ पर ए बी और सॉरी, यहाँ पे गुजरात तक नहीं होगा, मैंने गलत बोल दी है, तो आप ये करेक्ट कर लीजिएगा इसे। मैं इसे फिर से बता रही हूँ। तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक। गुजरात तक नहीं, क्योंकि लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून, तो ये गुजरात नहीं होगा इसमें। यहाँ पे ए सी और डी होगा। इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है, क्योंकि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। यहाँ पर ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ये होती है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ए और डी होगा। आंसर यहाँ पर दो होंगे। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन बी सही है।
कथन कारण है जिसमें कथन है भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है क्योंकि इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। अब देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्न। पहला है सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तट में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो ये है कोरोमंडल तट। ऑप्शन सी सही है। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो ये है आंध्र प्रदेश तट। ऑप्शन ए सही है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए सही है। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। प्राकृतिक आपदाएं हैं एक तरफ देश है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें बी होगा। अगर हम यहाँ पर इसे मिलान कर लें तो ये जो बाढ़ संबंधी क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र में आता है। और अगर हम यहाँ पर भूकंप देखें तो ये हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में भूकंप आते हैं। सूखे का जो क्षेत्र है ये होता है मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात आते हैं झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा में। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो सही ऑप्शन इसमें है वो यहाँ पर बी होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं स्वयं से भी। अगला यहाँ पर कथन कारण है जिसमें कथन है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है क्योंकि भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो ये है ओडिशा में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है लातूर महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? तो यह है कर्नाटक का पठार। ऑप्शन बी सही है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने ए माना था जो कि स्पष्टीकरण के लिए व्याख्या देखी। तो यहाँ पर आप ये 4-5 देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक तरफ यहाँ पे नगर है एक तरफ भूमंडल है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसे नीचे देख लेते हैं यहाँ पर 3 सुमेलित नहीं है। नीचे डिटेल से देख लेते हैं। उस ये भूकंप मंडल 5 में स्थित है, हैदराबाद 2 में, श्रीनगर 5 में और चेन्नई 3 में स्थित है। कथन कारण है जिसमें कथन है तो ये है पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आई है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है तो ये है बिहार। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो ये पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम देखें तो स्पष्ट है कि प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण के अनुसार 1, 2 और 4 सही है जबकि
यहाँ पर जो तीसरा कथन दिया गया है वो असत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है, ये हम देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित है। भारत आपदा युक्त देश है। तो मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी संस्करण के साथ पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं डिटेल से, स्वयं से इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ प्राकृतिक आपदा है, एक तरफ प्रभावित क्षेत्र प्रदेश है, मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नीचे देखते हैं इसे हम, आप मिलाने से स्वयं कर लीजिएगा। बाढ़ आते ही उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में भूकंप आता है, हिमालय क्षेत्र में सूखा पड़ता है, पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में और सुनामी आती है भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ है? तो ये है अरब सागर। ऑप्शन डी सही है। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? स्थानीय तापांतर। ऑप्शन सी सही है। हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? तो ये चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। तो ये करंट का प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही था उस समय। अब देखते हैं मिट्टियों के अंतर्गत काली मिट्टी के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ये है रेगुर मिट्टियां। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो ये विदरी फिसर ज्वालामुखी चट्टान। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। रेगुर किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी का है। ऑप्शन सी सही है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए सही है। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? रेगुर। ऑप्शन डी सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है दक्षिणी ट्रेप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं क्योंकि उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। तो यहाँ पर ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? तो ये है रेगुर मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है क्योंकि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर ए सही है परंतु कारण गलत दिया गया है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। काली मिट्टी कपास, कथन कारण है जिसमें कथन है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः पृष्ठ मिट्टी कहा जाता है? तो ये है कपास की काली मिट्टी। ऑप्शन सी सही है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो ये है काली। ऑप्शन ए सही है। लाल मिट्टियां पाई जाती है मालवा पठार में। ऑप्शन सी सही है। मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी है तो ये है काली मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। सॉरी, ये मैंने लाल पढ़ दिया था। ये है लावा मिट्टियां पाई जाती है तो ये पाई जाती है मालवा के पठार में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो काली मिट्टी है इसका निर्माण ही लावा से हुआ है। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? तो ये है काली मिट्टी। ऑप्शन बी सही होगा। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती, बाकी सभी सही है। ये दक्कन के पठार में पाई जाती है। अब देखते हैं लेटेराइट मिट्टी से संबंधित प्रश्न। पहला है भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। तो पहला सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो पहला और चौथा सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर डी हो, सॉरी सी होगा क्योंकि इसमें पहला और ये चौथा वाला सही है। बाकी आप यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो
लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है। वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। तो यहाँ पर केवल जो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, जिस प्रकार सही ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है बताना है। इसमें दो कथन दिए गए हैं। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। ये यूपी पीसीएस 2023 का प्रश्न है। कथन कारण है, जिसमें कथन है पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, क्योंकि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मकरला लेटेराइट प्रकार की है। तो यहाँ पर ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी होगा। लेटेराइट मिट्टी मिलती है, तो ये मिलती है यहाँ पर महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। लेटेराइट मिट्टियों का प्रधान्य है, तो ये है मालाबार तटीय प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही नहीं है। उनकी उर्वरता कम होती है, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। बाकी सभी सही है, डी वाला गलत है। लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, यानी कि उर्वरता कम होती जा रही है। तो ये है लेटेराइट। ऑप्शन डी सही है। जलोढ़ या फिर दोमट मिट्टी से संबंधित पहला प्रश्न है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित चार कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर बी वाला सही है। डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो ये है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, तो ये है जलोढ़। ऑप्शन सी सही है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं। इनमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ घटती जाती है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं। ये मृदा देश के लगभग कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा कवर करते हैं। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ये चारों ही कथन इसमें सही होंगे। ऑप्शन यहाँ पर इसमें डी सही है। ये झारखंड पीसीएस 2023 का प्रश्न है। डिटेल से आप यहाँ इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित मिट्टी में से कौन नदियों द्वारा निर्मित है, तो ये होगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है, तो ये है कछारी मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित मिट्टी में से कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है, तो ये है जलोढ़ मिट्टियां। ऑप्शन ए सही है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टियां कहलाती है बांगर। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो ये है बलुई दोमट। ऑप्शन ए सही है। दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिला है, तो ये है सभी प्रकार के कण, यानी बालू कण, पांसु कण और चिकना कण। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। इनका परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं मिट्टियों के अंतर्गत विविध प्रश्न। पहला है, एक तरफ मिट्टी है, एक तरफ राज्य है, बताना है कौन सी मिट्टियां किस राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। ये हम नीचे देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, काली महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो ये होती है कैल्शियम की। ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो ये है मटर। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये है उड़द की। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। इसे हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टियां पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही है।
भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है तो ये है जस्ते की। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। कथन कारण है जिसमें कथन है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्योंकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो यहाँ पर ए गलत है यानी कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। कार्यवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है, ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन ए सही है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है केसर। ऑप्शन बी सही है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये है चिकनी मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? तो ये है मृत्तिका। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अब पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है, बताना है इसमें से कौन सा कथन ऊसर मिट्टी के बारे में सही है। चूने का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 6 से 7 के बीच। ऑप्शन यहाँ पर इसमें सी सही होगा। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइम का। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। लाइम यानी चूना। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान होता है खेतों में जिप्सम का उपयोग। ऑप्शन बी सही है। जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। इसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो ये है जिप्सम। ऑप्शन बी सही है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन बी सॉरी, ये क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। बाकी आप यहाँ पर इसे डिटेल से देख सकते हैं। मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अनुसार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। बाकी आप यहाँ देख लीजिए। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो ये है गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला राज्य गुजरात है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो ये है गुजरात। ऑप्शन सी सही है। मृदा का लवणीय घूर्णन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। कथन कारण है जिसमें कथन है भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो ये भी यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है। आर इसी सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन सी सही है। ये आर ओ 2023 का प्रश्न है। निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो ये है अम्लीय। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। मृदा अपरदन एवं सुधार से संबंधित पहला प्रश्न है भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है? तो ये है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। आप यहाँ पर इसे डिटेल से इनके क्षेत्र देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो ये है चंबल घाटी। ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है? तो ये है मुरैना में। तो ये एमपीपीसीएस का प्रश्न है। एमपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आंसर सी होगा इसमें। चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो ये है अवनलिका अपरदन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो ये होगा अस्फाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और नलिका अपरदन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है इसमें। आप यहाँ पर इन सभी अपरदन को डिटेल से इसमें देख सकते हैं।
निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में यहाँ पे बताना है कौन सा प्रश्न सही होगा। तो ये 2023 आरओ का प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले आएगा इसमें बौछारी क्षरण, यानी सबसे पहले बौछार होती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में मिट्टी को तोड़ती है। इसके बाद आएगा इसमें परत अपर्दन, जब छोटी छोटी परतें टूटती हैं तो वो एक परत के रूप में बह जाती है। इसके बाद नलिका क्षरण बनता है, यानी छोटी छोटी फिर नालियां बनना शुरू होती है। इसके बाद और नलिका क्षरण होता है, वो नालियां बड़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। ये आप चित्र से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? ये है सोरघम। ऑप्शन ए सही है, सोरघम ज्वार है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो फसल चक्र है, मिश्रित खेती, बहुफसली खेती, बीज संशोधन करके नहीं होता। आंसर सी होगा। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाने हेतु। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। मृदा क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करके बताना है कि भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं। तो सस्यावर्तन यानी फसलों का हेर फेर करना, बालू की बाढ़ लगाना, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग करना या फिर वायु रोध। तो इसमें से बालू की बाढ़ नहीं होगा, पहला, तीसरा और चौथा होगा। इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है? तो ये है वनोन्मूलन से। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो भूमि की कम या शून्य जुताई करके खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करके फसल अवशेष को खेत में ही रहने देने से। तो यहाँ पर तीनों ही सही होगा। आंसर जो सही है यहाँ पर इसमें वो डी होगा। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित प्रश्न। पहला है भोजपत्र वृक्ष मिलता है? तो ये मिलता है हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पर इसमें बी सही है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये है खैर। ऑप्शन बी सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? तो ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों में से वनस्पति परिवर्तन आता है। तो ये आता है तापमान की गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी की अनुपजाऊ होना, तेज हवा नहीं है। बाकी तीनों सही है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री टाउन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो ये होता है कम। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन है। तो ये है वन। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो ये वृक्ष है यहाँ पर, उससे होगा देवदार। ऑप्शन यहाँ पर जो सही है इसमें वो बी होगा। कथन कारण है, जिसमें कथन है हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, क्योंकि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ये इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। ये यूपी आरओ 2023 का प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंकोना वृक्ष नहीं उगता? तो ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ये है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो दिए गए विकल्पों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो ये है फर्न। ऑप्शन यहाँ पर
डी सही होगा। फर्ण एक संवहनी पौधा है, ये पौधे बीज रहित होते हैं, इनमें फूल नहीं आते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है, तो ये कारण होता है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। सुमेलित करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, ये हम देख लेते हैं। सागौन पाए जाते हैं मध्य भारत में, देवदार पाए जाते हैं हिमालय के उच्च क्षेत्र में, और ये जो सुंदरी का वन है ये सुंदरवन में पाया जाता है, और सिंकोना हिमालय की तराई में। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। इसे डिटेल से आप यहाँ पर स्वयं से देख सकते हैं। सुंदरवन में किस प्रकार के वन है? तो इसमें तटीय तथा ज्वारी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? तो सुंदरी ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। एक प्रकार वन प्रकार है, एक तरफ वन प्रकार है, एक तरफ प्रदेश है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा, ये मिलान कर देते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन वन पाए जाते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं सह्याद्री, यानी ये पश्चिमी घाट की तरफ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा। डिटेल से आप यहाँ पर इन सभी वनों के बारे में देख सकते हैं। अब देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, ये हम इसे नीचे देख लेते हैं, आप फिलहाल स्वयं कर लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं साइलेंट वैली में, शंख वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदर वन में, और पतझड़ वन राजस्थान में। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाला फूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। सही ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये है देवदार। ऑप्शन यहाँ पर इसमें ए सही है। इनके बारे में आप यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें कच्चे रूपरेखा मानचित्र वन क्षेत्रों को 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया है। इनमें जिनमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ वे क्षेत्र थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 3 के साखू वन क्षेत्र हैं, 3 के साखू वन क्षेत्र। बाकी ये करंट का प्रश्न रहा होगा उस समय। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित में से तत्वता कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो जूनिपर है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, महोगनी नहीं है। आंसर यहाँ पर बी होगा। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो ये है खेजरी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन ए सही है। एक तरफ कच्छ वनस्पति, एक तरफ राज्य है, मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ये हम इसे नीचे देख लेते हैं। अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में पाया जाता है, कुंडापुर कर्नाटक में, पिचवरम तमिलनाडु में, और वेम्बनाड ये केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित सही नहीं है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु, ये जो वेम्बनाड है ये कर्नाटक में स्थित। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है, तो असम और केरल क्षेत्र में है। ऑप्शन डी सही होगा। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये है पश्चिम चंपारण। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। खैर किस प्रकार के वन में
पाए जाने वाला वृक्ष है तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही होगा। यहाँ पर अगर देखें तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो मिजोरम राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? तो ये होगा साल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अब देखते हैं सिंचाई एवं नहरों से संबंधित